आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो गैंगस्टर जीवा का दी एंड, जी हां, बीती शाम को हम सभी ने वो तस्वीरें देखी थी, हम सभी ने वो खबर सुनी थी जिसमें कहा गया था कि एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था को तार-तार किया गया है। जी हां, गैंगस्टर संजीव जीवा को जब पेशी के लिए कोर्ट में लाया जाता है तो उस दौरान कोर्ट परिसर में वकील के भेष में जो हत्यारे हैं वो मौजूद रहते हैं और वो गैंगस्टर जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। यह भी कहा जा रहा था कि जब भी आज से पहले जीवा को लाया गया है पेशी के लिए तो उस दौरान जो जीवा है वो लगातार बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर मौजूद होता है जब भी पेशी के लिए पहुंचता है, लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। गैंगस्टर जीवा को ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट में लाया गया और उसके बाद जो हमलावर है उन्होंने उस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और गोली दागने के बाद जो हमलावर है वो लगातार फरार भी हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी जो वकील के वेश में एक हत्यारा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वही वकील के लिबास में था, इसलिए उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ। यही वजह है कि जो हत्यारा है वो पूरे हत्याकांड को बेहद ही आसानी से अंजाम देता है, क्योंकि हत्यारे ने पूरे तरीके से वकील का वेश धारण किया हुआ था। उसने एक पेन भी अपने पॉकेट में लगा रखा था ताकि किसी को जरा सी भी आशंका ना हो कि वो एक वकील नहीं हत्यारा है। और जैसे ही अपने केस की बारी आते ही जीवा कोर्ट रूम के कटघरे की तरफ चला, आरोपी विजय यादव ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। पलक झपकते ही जीवा ढेर हो गया। लखनऊ पुलिस ने हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया, साथ ही एसआईटी से 7 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट भी मांगी गई है। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने फायरिंग के दौरान घायल हुई बच्ची से मुलाकात की है। वहीं अब इस घटना पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कई सवाल दागे हैं। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। हमें लगता है कि प्रदेश का इंजन और केंद्र के इंजन में सामंजस्य नहीं है। क्या दिल्ली और लखनऊ में इंजन टकरा रहे हैं? प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं राजधानी लखनऊ में असुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था देखें तो पीछे मुड़कर देखना चाहिए। आखिरकार लगातार कार्यवाहक डीजीपी ही यूपी को क्यों मिल रहा है? वहीं इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ चुका है, जहां कुख्यात संजीव उर्फ जीवा को मारने वाले विजय यादव का ना कोई बड़ा आपराधिक इतिहास है और ना संजीव से उसकी कोई सीधी रंजिश है। ऐसा लगता है कि उससे मोहरा बना जीवा को रास्ते से हटाया गया है। जौनपुर का वो रहने वाला था और मुंबई में 3 साल तक रहा, इसलिए पुलिस जौनपुर और मुंबई का कनेक्शन भी तलाश रही है। पता किया जा रहा है कि जौनपुर में उसका कौन बड़ा गैंगस्टर या माफिया उसका करीबी है और वो मुंबई में किस ठिकाने पर रहा है। 1 महीने से वो कहां अंडरग्राउंड रहा और पुलिस का दावा है कि हमलावर विजय शूटर है, उसका असली नाम आनंद यादव है। तो बीते शाम की तस्वीरें हम सभी ने देखी जब राजधानी लखनऊ एक बार फिर से गोलियों से गूंज उठा, गोलीकांड से गूंज उठा। जी हां, जब पेशी के लिए गैंगस्टर जीवा को कोर्ट में लेकर के पुलिस पहुंचती है, उसकी पेशी के दौरान तो उसी दौरान आपको बताते चले कि कुख्यात संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को गोली मारते हुए मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस दौरान पुलिस समेत एक बच्ची भी घायल हुई है, जिससे मुलाकात करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड भी पुलिस की अभिरक्षा में ही हुआ था और आज ये दूसरा हत्याकांड जब हुआ है बीती देर शाम तो वो भी पुलिस की अभिरक्षा में हुआ है। वैसे तो कहा जाता है कि कोर्ट परिसर के अंदर जाने से पहले तमाम सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तमाम जांच होती है, जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है या जो व्यक्ति अंदर से बाहर आ रहा है। लेकिन ऐसे में जो वकील के वेश में हत्यारा अंदर पहुंचता है वो भी असलहा लेकर मेटल डिटेक्टर टेस्ट से वो होकर गुजरता है या नहीं गुजरता है, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जो प्रदेश की तमाम हम ये कहें कि जो तमाम जगह हैं, जो तमाम न्यायालय का परिसर है, वहां की व्यवस्थाएं क्या है, इसको लेकर भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तो वही सीधा रुख करते हैं, कानपुर से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए उपेंद्र, ये तो कहा जाता है कि जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हैं या जब भी न्यायालय के अंदर आप एंट्री लेते हैं तो व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में यह हत्याकांड हुआ उसने कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल किया है। ऐसे में जो कानपुर की कोर्ट है उसके बाहर की स्थिति और अंदर की स्थिति किन किन सुरक्षा मानकों से होकर गुजरना पड़ता है लोगों को? या लग रहा है जो जो लखनऊ कांड में जो हुआ था, जीवा को लेकर जो हत्या हुई है उसको लेकर इससे पहले भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर जीवा की बात अगर की जाए तो उसको ब्लैक प्रूफ जैकेट में लाया था, पर कल ऐसी कौन सी तारीख थी जो बिना ब्लैक प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था उसको लाया गया। इससे पहले अगर बात की जाए तो
जो अतीक अहमद जो है उनको भी मीडिया कर्मी के तहत जो बेस के रूप में आए तो उसकी हत्या की गई थी। पर अगर इस बात को अगर कहीं ना कहीं बात किया तो एसआईटी जिस तरीके से काम कर रही है वो उस तरीके से काम जो है अभी तक किसी प्रकार के कोई जो यूपी पुलिस है वो अभी तक कई सवाल निशानों में घेरे में नजर आ रही है। और बात रही कानपुर नगर की, तो आज जो कानपुर न्यायालय का जो अध्यक्ष है नरेश चंद्र त्रिपाठी, उन्होंने जो है साफ साफ जो है बार जो है पूरी तरीके से हड़ताल कर दी है। और जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से कानपुर बार एसोसिएशन जो है कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर जो आनंद प्रकाश तिवारी है वो अति संवेदनशील इलाकों की जो है पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था न्यायालय के अंदर तो जिस तरीके से मल्टी डिटेक्टर की बात की जाती है या फिर किसी तरीके से किसी ना पहचान पत्र है ना कोई आईडी प्रूफ है, बिना आईडी प्रूफ के जो है एंट्री मिलती है लोगों की। पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इरफान सोलंकी जो लेकर पेशी जो लगातार हो रही है, कानपुर में ट्रायल चल रहा है पूरी तरीके से, उसको लेकर के अगर बात की जाए तो इरफान सोलंकी के जो परिजन है वो आज जो है कमिश्नर कानपुर कमिश्नर से मुलाकात करेंगे, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं लेकर चूक नजर आ रही सामने। ठीक है उपेंद्र, अभी आपने जिक्र किया कि जब भी कोई कोर्ट के अंदर जाता है तो ना उससे उसका आईडी प्रूफ मांगा जाता है और ना ही उससे कुछ उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो मांगे जाते हैं। ऐसे में आखिर वकीलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिर किसके हाथों में है? जी अगर बात की जाए कानपुर में तो बार एसोसिएशन या लायर्स एसोसिएशन को मिला करके तो पूरी तरीके से अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो कानपुर में 5000 वकील अधिवक्ता जो है कोर्ट ट्रायल पे चलता है। उसके बाद अगर बात किया तो उनके जो मुनीम या मुंशी या अंडर ट्रेडी जो अधिवक्ता है उनको लेकर किसी पर कोई पहचान पत्र नहीं है, क्योंकि ड्रेस कोड को लेकर के सुरक्षा जो कर्मी होते हैं वो पूरी तरीके से जो है कोई भी जांच नहीं करते हैं। और बात सुरक्षा व्यवस्था की अगर की जाए तो अब जो वर्तमान समय के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है, लायर्स के जो अध्यक्ष है, महामंत्री है, इन लोगों ने जो आज कमिश्नर साहब से मिलकर मुलाकात करेंगे और पूरी तरीके से कोर्ट में जाने के लिए जो है पहचान पत्र की पूरी जांच की जाएगी। देखिए उपेंद्र, जिस तरीके से लखनऊ में ये पूरा हत्याकांड हुआ है जहां कोर्ट परिसर में शूट आउट की वारदात से कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता है उनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो कानपुर का लॉयर्स एसोसिएशन है वो इस मामले को लेकर क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? उपेंद्र जी राजेश, आपको कानपुर के जो दो एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है और लायर्स एसोसिएशन है, उनके जो अध्यक्ष महामंत्री उन्होंने स्ट्राइक करी आज पूरे कानपुर में जो है स्ट्राइक है कोर्ट में। और उसको लेकर पूरी तरीके से जो है वो बड़े आपस में बैठ के जो मीटिंग उनकी पदाधिकारी की मीटिंग होनी है और उसके बाद पूरी तरीके से जो कमिश्नर और उसके बाद मंडल आयुक्त जो है उन लोग से बातचीत करके जो है पूरी तरीके से जितने भी मॉनिटर जो होंगे उनकी पूरी मॉनिटरिंग, जो पहचान पत्र का रूलिंग जो है किस तरीके से अधिवक्ता को जाना पड़ेगा, किस तरीके से मुवक्किल जो है वो कोर्ट पर जाएगा, इसके लिए एक रूपरेखा पूरी तैयार की जा रही है। ठीक है, देखिए उपेंद्र, जब भी मीडिया कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करती है तो कैमरा हाथों में देकर तो उनको बाहर रोक लिया जाता है कि आपके हाथ में कैमरा है और आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे में वकील के भेष में एक आदमी आता है, वो असलहा लेकर अंदर चला जाता है, तो क्या उस पर निगाहें किसी की नहीं पड़ी होंगी? जी बिल्कुल मुस्कान, आपका साफ कहना है कि जिस तरीके से अगर बात की जाए मीडिया का उस भेष के रूप में अगर जा रहा है मौके पे, और अगर बात की जाए पूरी तरीके से तो साफ साफ लग रहा है कि इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चूक सामने नजर आ रही है और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है दिल्ली पुलिस है। ठीक है उपेंद्र, कहीं ना कहीं कानून की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जिस तरीके से अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तब मीडिया कर्मी बनकर आए थे जो सभी हत्यारे थे, अब इसमें वकील बनकर आए हैं हत्यारे, तो क्या ऐसे में वकीलों और मीडिया कर्मियों के लिए जो कानून है सुरक्षा को लेकर आखिर वो कब बनाए जाएंगे? क्योंकि अमूमन जो ऐसी घटनाएं होती हैं वो या तो कोर्ट परिसर में होती हैं या तो फिर मीडिया का बेस बदल के जो आरोपी आते हैं वो इस पूरी वारदात को अंजाम देते हैं और फरार भी हो जाते हैं, और अगर कुछ मामलों में गिरफ्तारी हो भी जाती है तो उसके बाद की जांच रिपोर्ट तक सामने नहीं आती है। जी मुस्कान, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह से बात की जाए तो एसआईटी की टीम जो गठित की जाती है उसको भी कभी तक किसी प्रकार अगर बात की जाए तो अभी अतीक अहमद को लेकर के फिर उसको लेकर के उसके बाद मुख्तार का जो साफ शूटर जो जीवा है उसको लेकर पूरी तरीके से अभी तक किसी प्रकार का अभी क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा, केवल टीम गठित की जाती है और उसके बाद अभी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो डीजीपी जो है अभी आज तक यूपी को जो मिला है वो भी कार्रवाई के तौर पर मिला हुआ है। ऐसा क्यों नहीं, एक से बड़े बड़े अधिकारी पड़े हुए हैं जिसको लेकर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं वो लोग। बिल्कुल, धन्यवाद उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि कानपुर में जो न्यायालय है वहां की व्यवस्थाएं किस तरीके से है, और इस दौरान अधिवक्ताओं ने आज मुलाकात करते हुए ज्ञापन भी सौंपा है, साथ ही साथ काम का बहिष्कार भी आज कानपुर में अधिवक्ताओं ने किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके से हत्याकांड कोर्ट परिसर के अंदर किए जाएंगे या कोर्ट परिसर के अंदर होंगे तो कहीं ना कहीं वो अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर भी एक कहा जा सकता है कि उनकी सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अगर कोर्ट परिसर के अंदर ऐसे हत्यारा पहुंच जाता है तो आखिर जो वकील है, जो अधिवक्ता है, आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ और यह हत्याकांड प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होता है और इसका एपी सेंटर भी लखनऊ होता है, ऐसे में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि जब अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो भी पुलिस की अभिरक्षा में यह पूरा हत्याकांड हुआ था, और जब ये जीवा हत्याकांड हुआ तो यह भी पुलिस की पूरी तरीके से सुरक्षा में हुआ, पुलिस का
घेरा था और पुलिस की मुस्तैदी थी। जो सुरक्षा कर्मी है वो तैनात थे, ऐसे में हत्यारा बेखौफ होकर आता है और पूरी वारदात को अंजाम देता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक जो हैरानी की बात सामने आई है वो ये है कि ये जो जीवा का हत्यारा है इसका अभी तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। ऐसे में आखिर इसको मोहरा किसने बनाया, इसको बरगलाने वाला कौन था, ये सवाल बड़ा है। सीधा रुख करते हैं कलीम से जो इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, इस पूरे जीवा हत्याकांड का एपिसेंटर था प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर यह पूरा हत्याकांड हुआ है। लगातार अब अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है, वहां की तस्वीरें कैसी देख पा रहे हैं कलीम आप? देखिए, जिस तरीके से कोर्ट परिसर में कल जो है दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना हुई है जिसमें संजीव जीवा अब महेश्वरी की हत्या कर दी गई थी, इस हत्या के बाद से कोर्ट परिसर में जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई, उस सुरक्षा व्यवस्था के घेरे की बात की गई है। तो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा पूरी तरीके से मजबूत किया गया और सुरक्षा व्यवस्था के घेरे की तस्वीर जो हमारे पीछे आप साफ तौर से देख रहे हैं, क्योंकि अब पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, क्योंकि जो कोर्ट परिसर में एक साथ कई जिलों के जो कोर्ट है सभी कोर्टों में सुरक्षा बढ़ाने की बात की गई। इसके साथ ही जो जाँच की बात कही गई, पुलिस अधिकारी खुद वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था का घेरा जो अब बनाया जा रहा है वो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा पहले क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर टारगेट करके एक जो बदमाश है संजीव जीवा उसकी हत्या की गई और जिसने हत्या की है उसका अभी तक किसी तरह का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। और उसकी पारिवारिक स्थिति अगर देखी जा रही है तो उसकी पारिवारिक स्थिति भी ऐसी नहीं है जो 5 से 6 लाख की रिवॉल्वर खरीद सके। फिलहाल इस घटना में कई ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर जो पुलिस जांच करने की बात करें। और जिस तरीके से अगर हम आपको कुछ रात की तस्वीरों की बात करें, जिस तरीके से एसआईटी की टीम जो जांच करने के लिए यहां पर पहुंची हुई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा जिस तरीके से एसआईटी की टीम गठित की गई थी और उस मामले की जांच की बात की गई थी, जो 1 सप्ताह में पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। इस मामले में एसआईटी की टीम जब रात को अधिकारियों के साथ पहुंची, यहां पर जब जांच पड़ताल शुरू की तो उस दौरान देखा गया था कि यहां पर जो गेटों पर मेटल डिटेक्टर लगे थे वो खराब मिले थे। इसके साथ ही कई सीसीटीवी फुटेज जो थे वो भी बंद मिले थे। तो इन सभी चीजों को लेकर के बात है कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा में बहुत ही बड़ी चूक है, जिसकी वजह से एक बार फिर से कोर्ट परिसर के अंदर जो है वो गोलियां चल जाती हैं। लेकिन आप इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है, वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए और समझाइए कि आखिर वहां का माहौल किस तरीके से है, जो सुरक्षा व्यवस्थाएं है वो किस तरीके से आज दुरुस्त है। कलीम, देखिए, जिस तरीके से हम कोर्ट परिसर के बाहर हैं, हम अपने कैमरामैन से भी कुछ तस्वीरें कहेंगे कि कोर्ट के गेट की कुछ तस्वीर दिखाएं, क्योंकि यहाँ गेट की तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यायालय के बाहर सब असलहे के साथ यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अंदर लगातार पूरा जायजा ले रहे हैं कि आखिर जो सुरक्षा का जो घेरा है वो घेरा कितना मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके से कल की जो घटना हुई है, लापरवाहियाँ हुई है, उन लापरवाहियों की बारीकियों को भी देखा जा रहा है। फिलहाल एसआईटी की टीम भी इस मामले में जो जाँच कर रही है, अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, उन जांचों में कई कुछ बातें भी सामने आ रही हैं कि आखिर इसमें जो लापरवाहियां बरती गई और जो पेशी के दौरान लाया गया था उस दौरान जो पुलिसकर्मी लगाए गए थे, आखिर उन्होंने किस तरीके की लापरवाहियां बरती। फिलहाल अब जो सुरक्षा का घेरा है वो घेरा आप देख रहे हैं कि असलहे से लैस पूरे पुलिसकर्मियों को खड़ा किया गया है, क्योंकि अभी तक देखा यह जा रहा था कि कोर्ट में जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे केवल उनके हाथों में डंडा होता था और वो गेट पर तैनात रहते थे। फिलहाल देखिए कल ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी है, जो अन्य लोग भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, उसके लिए सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। लेकिन अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरास तक लगे हुए थे वो भी सब खराब थे, जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि मेटल डिटेक्टर तक खराब था। देखिए मुस्कान जी, जैसा कि अभी हमने बताया है कि कल रात को जिस तरीके से एसआईटी की टीम मौके पर जांच करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि एसआईटी की टीम से पहले स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार खुद मौके पर आए थे, जायजा कर रहे थे। उस दौरान निरीक्षण भी किया गया था, लेकिन उस दौरान ऐसी कोई चीज प्रशांत कुमार के द्वारा नहीं बताया गया था। लेकिन जिस तरीके से एसआईटी की टीम रात को देर रात पहुंची है, लगभग 1 से 2 के बीच में, उस दौरान जब चेकिंग की गई थी तब कई खामियां भी देखने को पाई गई थी। फिलहाल इन खामियों के विषय पर अभी ज्यादा कुछ जानकारी खास नहीं दी गई, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो कोर्ट के अंदर के सीसीटीवी कैमरे थे वो कई जगह खराब मिले और इसके साथ ही जो मेटल डिटेक्टर जहां से लोग गुजरते हैं, उस मेटल डिटेक्टर की जो मशीन थी वो पूरी तरीके से खराब थी। लेकिन जिस तरीके से अगर खराब थी तो आखिर इस मामले में जानकारी जो अधिकारी थे उनको क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये जो सुरक्षा का घेरा है शुरुआत वहीं से होती है कि आखिर लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी सभी की चेकिंग नहीं कर पाते, क्योंकि जो वकील की ड्रेस में लोग होते हैं उन वकील के ड्रेसों में अगर पुलिसकर्मी चेक करते हैं तो जाहिर सी बात है दोनों
दोनों के बीच विवाद भी होता है, नोकझोंक भी होती है। इस दौरान कोर्ट परिसर में जो लगे पुलिसकर्मी हैं वो उनकी चेकिंग नहीं कर पाते और इसी बीच का पूरा फायदा उठा करके जो बदमाश था वो वकील का होलिया बनाया और उस होलिये के दौरान कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच गया और SC/ST जहां पर कोर्ट है, जहां पर उसकी पेशी होनी थी, उस कोर्ट रूम तक पहुंच गया और एकाएक उसको टारगेट करके जिस तरीके से 6 राउंड फायरिंग की गई वो अपने आप में एक बड़ी बात है। कलीम, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस पूरे हत्याकांड को लेकर नई कड़ियां भी खुलती जा रही है। लेकिन आज भी जो अधिवक्ता है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने दो चुनौतियां हैं कलीम। एक तो अधिवक्ताओं का जो गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और जो यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कलीम। देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े हो ही है क्योंकि ये सवाल उस दिन से खड़े हो गए थे जब 15 अप्रैल का दिन था। अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी के दौरान उसकी हत्या की गई थी। उसके बाद से ही कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हुए थे। विपक्षी जो हैं, विपक्षी भी लगातार हमलावर हो रहे थे। लेकिन कानून व्यवस्था जो दुरुस्त करने की बात की जा रही थी उसके दौरान सख्तियां बरती जा रही थी। लेकिन एक बार फिर से जो बदमाश था उसने इस कानून व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खोली और इस बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। क्योंकि कोर्ट परिसर में जिस तरीके से उसको लाया गया था, जो लखनऊ की हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था, उसको आखिर इतनी लापरवाही के दौरान क्यों लाया गया और उसके बीच में इतनी लापरवाही क्यों बरती गई, ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जो हमलावर था उसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद उससे जिस तरीके से पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बीच ये भी देखा जा रहा है कि आखिर उसके जौनपुर का जो कनेक्शन खंगाला जा रहा है कि आखिर ये जो हमलावर था वो किन बदमाशों के संपर्क में था। फिलहाल अभी ऐसा तो कुछ रिकॉर्ड नहीं मिला है और ना ही ऐसी कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिर इस हमलावर ने उसकी हत्या क्यों की। देखिए कलीम, पूरे हत्याकांड को होने के बाद आखिर पुलिस एक्टिव क्यों होती है? क्योंकि जब अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ वो भी सुरक्षा के घेरे में हुआ, तब भी उस हत्याकांड के बाद पुलिस एक्टिव हुई। अब आज जिस तरीके से पुलिस एक्टिव नजर आ रही है जबकि ये हत्याकांड बीते दिनों का था, तो आखिर पुलिस अपनी पुरानी गलतियों से सीख क्यों नहीं ले रही है? देखिए, जाहिर सी बात है इन सब मामलों को लेकर के लापरवाहियां बरती जाती हैं और सीख की जो बात रही, सीख उसको दी जाती है जो सीखना चाहता है। क्योंकि पुलिसकर्मी सीख लेना ही नहीं चाहते और लगातार इस तरीके की घटनाओं में लापरवाहियां बरतते हैं। क्योंकि ऐसे पेशेवर हम बदमाशों की जो बात की जाए, उनको जब पेशी पर लाया जाता है तो जाहिर सी बात है उनकी जान का खतरा भी बना रहता है। लेकिन इस मामले में अगर बात की जाए, जो संजीव माहेश्वरी था उसकी पत्नी लगातार इस मामले में जो अर्जी लगा रही थी कि उसकी पति की जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, उसकी किसी भी समय हत्या की जा सकती है। जब इस तरीके की बातें सामने आ रही थी तो भी आखिर लापरवाहियां क्यों बरती गई? और जिस तरीके से बात जो सामने आ रही है कि जब इस बदमाश को, संजीव जीवा को कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता था, उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते थे, तो आखिर लापरवाही क्यों बरती गई? क्योंकि हम आपको एक बार वही तस्वीर फिर से दिखाएंगे और कैमरामैन से कहेंगे कि हम उसी गेट पर मौजूद हैं जहां से इस तरीके के बदमाशों को पेशी पर लाया जाता है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट से एंट्री होती है। लगातार यहाँ से पूरा घेरा एक बनाया जाता है। हम आपको कुछ तस्वीर दिखाएंगे चौराहे के, क्योंकि ये जो चौराहा आप देख रहे हैं, इसी चौराहे से पूरा रूट एक तैयार किया जाता है जहाँ पे जो पुलिस कर्मियों का घेरा होता है, उस घेरे से होते हुए इस गेट तक पुलिस की वैन पहुंचती है। पुलिस वैन इसी गेट से अंदर पहुंचती है और पूरा यहां पर पुलिस कर्मियों का छावनी के रूप में तब्दील होना पाया जाता है। लेकिन जिस समय संजीव जीवा को यहां पर पेश किया गया था, उस समय ऐसी कोई भी सतर्कता नहीं देखी गई थी और जो बदमाश था वो भी बड़ी आसानी से अंदर पहुंच गया था। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें कुछ और बयां कर रही है, क्योंकि आज यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, PSC मौजूद है, जो स्थानीय पुलिस है, इसके साथ साथ लखनऊ पुलिस के कई थानों की जो पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जब हादसा हो गया, घटना हो गई, तो उसके बाद ऐसी पुख्ता इंतजाम की क्या जरूरत रही? क्योंकि आज प्रदेश भर के जो कोर्ट हैं उन कोर्टों में सुरक्षा बढ़ाई गई है और लगातार सुबह से ही इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी परखी जा रही है। क्योंकि कई कोर्टों में ये भी देखा गया कि जजों के द्वारा पूरे कोर्ट का निरीक्षण किया गया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, क्या लापरवाहियां रही उस पर भी देखा गया। फिलहाल जो अधिकारी हैं, अधिकारी खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जो लखनऊ की बात करें, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा जगह है जहां पर मुख्यमंत्री खुद रहते हैं, बड़े अधिकारी खुद रहते हैं, उसके बीच में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्योंकि लखनऊ का जो कोर्ट है वहां पर इस तरह की कई घटनाएं पहले भी हुई। क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर जिस तरीके से इससे पहले बमबाजी की घटना हुई थी, उस घटना के बाद कहा गया था कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ी और लगातार लापरवाहियां बढ़ती जाती रही। कलीम, ना तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हुई
और लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत दुरुस्त थी वो भी लगातार डिग्रेड होती गई है, क्योंकि ना तो कैमरास काम कर रहे थे और ना ही मेटल डिटेक्टर। देखिए, लेकिन कलीम अब यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कृष्ण राय हत्याकांड का ये मुख्य आरोपी था जिसको पेशी के लिए लाया गया था। और कृष्ण राय उन दिग्गज नेताओं में से एक है जिन्हें ये कहा जाता है राजनीतिक जानकारों के द्वारा कि अगर वो उस वक्त होते तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के सरकार में प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होते। ऐसे में कृष्ण राय के जो हत्यारे को लेकर आते हैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के पेशी के लिए लेकर आते हैं और उसकी हत्या हो जाती है, तो किसकी आखिर ये गलती मानी जाए, किसकी चूक मानी जाए? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन में तो लगातार कहते हैं कि यूपी में सब चंगा है, सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन प्रदेश की राजधानी में जब ऐसे हत्याकांड हो जाएंगे तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इन अधिकारियों पर अब कार्रवाई कौन करेगा? देखिए मुस्कान जी, इस मामले में यही कहा जा सकता है कि जिसकी भी सरकार हो, सरकार दावा करती है कि बदमाश जो है पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुकी है, क्योंकि कोई भी सरकार अपनी छवि को धूमिल करना नहीं चाहती है। क्योंकि हम बात करें चाहे सपा सरकार की, उसमें भी आपराधिक जो गतिविधियां थी वो भी तेज थी, या फिर बीजेपी की बात करें, बीजेपी सरकार में भी जिस तरीके से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात की जा रही है उसमें भी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है, क्योंकि लगातार राजधानी लखनऊ में घटनाएं बढ़ रही हैं। क्योंकि दिन दहाड़े घटना इतनी बड़ी होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था पर सवाल ही नहीं, कानून व्यवस्था को लेकर बदमाशों के द्वारा पूरी तरीके से चेतावनी दी जाती है कि आप भले ही चाहे जितना अलर्ट हो, हम आपसे एक कदम आगे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। धन्यवाद कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि कलीम जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद था, उन्होंने पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से दिखाया कि किस तरीके से जो जीवा है उसको कोर्ट परिसर के अंदर ले जाया जाता है, किस गेट से अंदर ले जाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस सीसीटीवी को खंगालने की बात लगातार पुलिस कह रही है, एसआईटी की टीम कर रही है, वो सीसीटीवी कैमरास काम तक नहीं कर रहे हैं। ऐसे में क्या सबूत मिलेंगे, क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये फिलहाल समय ही बताएगा, क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद भी एसआईटी का गठन किया गया था। ये कहा गया था जांच रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन हत्याकांड के एक से ज्यादा महीने का समय बीत चुका है, ना तो उस पूरे मामले को लेकर के रिपोर्ट सामने आई है, ना ही ये पता लग पा रहा है कि आखिर उन तीनों हत्यारों से किस तरीके से पूछताछ की जा रही है, और ना यही पता लग पाया है कि आखिर इस पूरे हत्याकांड के पीछे किस गैंग का हाथ है। तो वहीं इस पूरे हत्याकांड को लेकर के अब लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अब अखिलेश यादव भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए पहले उसको भी सुनते हैं कि वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। कौन मर रहा है, सवाल ये कि किस स्थान पे मारा जा रहा है, जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एरिया है वहां मारा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के इतिहास में एफआईआर और जहर खाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पे इतने लोग कभी नहीं आए जितने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। तो आपको बताते चले कि ये पहली बार नहीं है जब लखनऊ में इस तरीके की कोई वारदात हुई है कोर्ट परिसर के अंदर। 13 फरवरी साल 2017 में भी लखनऊ बार के संयुक्त सचिव संजीव लोधी पर बम से हमला किया गया था। तो वही साल 2012 में सिविल कोर्ट परिसर में सीढ़ियों के नीचे कूड़े के ढेर में विस्फोट हुआ था। तो वही साल 2018 में सिविल कोर्ट में दूसरे तल पर बाथरूम के अंदर सुतली बम के ताबड़तोड़ धमाके हुए थे। तो लगातार इन सभी वारदातों से लखनऊ का कोर्ट दहल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस है ना तो वो सीख ले रही है, ना तो सुरक्षा व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रही है। तो चलिए रुक करते हैं सीधा आशुतोष का, जो इस वक्त सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, लखनऊ में जो ये हत्याकांड हुआ है कोर्ट परिसर के अंदर, इसने लखनऊ के कोर्ट व्यवस्थाओं पर तो सवाल खड़ा किया है। ऐसे में जो सुल्तानपुर का न्यायालय है वहां पर सुरक्षा मानकों का किस तरीके से पालन किया जाता है और सुरक्षा व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुल्तानपुर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात करती हैं, यहाँ पे दीवानी के दो से तीन गेट बने हुए हैं, जिसमें से 2 गेट पे सुरक्षा कर्मी लगे हैं, लेकिन वहां पे चेकिंग अभियान तो नहीं चलते, लेकिन मशीन लगे हुए हैं। इसी को अगर हम बात करते हुए चले, सुल्तानपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या यहाँ के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह की व्यवस्था को लेकर लोग चल रहे हैं। हमारे बीच में कुछ यहाँ पे दीवानी परिषद के जो है यहाँ पे वकील हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे क्या है आपकी दीवानी परिषद की व्यवस्था को लेकर। जिस तरह लखनऊ में कांड हुआ है, लखनऊ के कांड को लेकर सुल्तानपुर में क्या माहौल आपका बनना है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या चल रहे हैं यहाँ पे? मैं संतोष पांडे, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सुल्तानपुर। पहले तो ये जो लखनऊ में कांड हुआ इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, क्योंकि एक जो भी हुआ ये कोर्ट कैंपस के अंदर और ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये घटना घटित हुई है। और जो हत्यारे थे वो वकील के ड्रेस में आए थे,
तो ये बेहद शर्मनाक घटना है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। यहाँ जहाँ तक हमारे यहाँ सुरक्षा का सवाल है, तो अब अभी हाल में यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना सुरक्षा की दृष्टि से। गेट भी कई गेट थे जो बंद कर दिया गया है। इस समय 2 गेट संचालित होते हैं जहाँ से आवागमन रहता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। इस घटना को देखते हुए हमारे यहाँ ऑनरेबल जिला जज साहब आज उसमें सक्रियता दिखाते हुए उन्होंने पूरे दीवानी परिसर का मुआयना किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किया, जो एक सराहनीय कदम है। लेकिन ये जो इस तरह की हत्याएं हो रही हैं कोर्ट कैंपस के अंदर, ये बेहद शर्मनाक है। इस पर बार काउंसिल को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए आवश्यक ठोस कदम सरकार को और प्रशासन को उठाना चाहिए। आपके सुल्तान में बड़े से बड़े मुजरिम आते हैं और जब कोई बड़ी घटना होती है तो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। उससे पहले कोई सुरक्षा व्यवस्था गेट पे नहीं देखने मिलता है, उसको लेकर आप क्या? ऐसा है कि निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेटल डिटेक्टर लगे हुए थे, लेकिन वो भी जो है खराब स्थिति में है। आज उसके लिए शायद आवश्यक दिशा निर्देश जिला जज साहब ने जारी किया है और उचित सुरक्षा के लिए उन्होंने इंतजाम के लिए बोला है। ये सुरक्षा व्यवस्था तो हमेशा होनी चाहिए और जहां तक हमारे दृष्टिकोण से तो यहाँ हर दीवानी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था ऑनरेबल हाई कोर्ट जैसी हो जानी चाहिए और उसकी सघन चेकिंग अभियान होना चाहिए। यहाँ तक अपराधी अंदर असलहे लेकर चले आ रहे हैं, तो इस तरह से किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। किसी वकील के साथ, किसी अधिकारी कर्मचारी के साथ कोई भी अप्रिय घटना कारित हो सकती है। तो ये जो है नहीं होना चाहिए और वहाँ मेटल डिटेक्टर पूरी तरह से होना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था और सबकी आईडी चेक हो, सबको एक लोगों की तब एंट्री दी जाए, या यहाँ पर ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया जाए जो डेली प्रैक्टिसिंग लायर हैं उनके सीओपी, उनके रजिस्ट्रेशन उसमें फीड रहे, पहुंचते ही उनको दिखाना भी ना पड़े और कंप्यूटर में सारा डाटा आ जाए, तब उनकी एंट्री हो या पास बनाने की सुविधा किया जाए। तो इस तरह से तभी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार हो सकता है, अन्यथा तो कोई भी आए जाए कोई मतलब नहीं है। सुल्तानपुर की व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? और माना जाता है योगी राज में कानून व्यवस्था सही माना जाता है, लेकिन यहाँ दीवानी परिसर में इतना बड़ा तो आपने देखा कि सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि लगातार अधिवक्ताओं से बात करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही अधिवक्ताओं ने बताया कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ना तो मेटल डिटेक्टर मशीन काम कर रही है और कुल कोर्ट परिसर में जाने के लिए 3 गेट हैं, जिसमें 2 पर तो सुरक्षा कर्मी मुस्तैद है, मेटल डिटेक्टर मशीन भी लगी हुई है, लेकिन जो तीसरा गेट है ना तो वहां पर कोई मेटल डिटेक्टर मशीन है और ना ही वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी तैनात रहता है। ऐसे में सुल्तानपुर भी जो लगातार सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, उन दावों में फेल होता हुआ नजर आया है। क्योंकि लखनऊ में जब यह हत्याकांड हुआ तो उसने पूरे प्रदेश के जो वकीलों है उसकी सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया और यह भी सवाल खड़ा किया कि आखिर जो कोर्ट है उसके अंदर की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, क्योंकि मशीनें तो लगी रहती हैं और दिखने में लगता है कि मशीनें चल रही हैं, लेकिन जब उसकी हकीकत जानने की कोशिश की गई तो उसकी हकीकत भी एक हत्याकांड से खुली। क्योंकि अगर ना तो यह हत्याकांड होता और ना ही जो लापरवाही है वो उजागर होती, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड के पीछे एक बड़ी लापरवाही का होना माना जा रहा है। क्योंकि जो हत्यारा है वो कोर्ट रूम के अंदर पहुंचता है और वो असलहा लेकर पहुंचता है। चूंकि अगर मेटल डिटेक्टर मशीन पूरी तरीके से संचालित हो रही होती, अच्छी कंडीशन में होती, तो वो किसी को भी असलहा ले जाने नहीं देती, क्योंकि तुरंत ही वो इंडिकेशन दे देती है कि जो व्यक्ति अंदर जा रहा है उसके पास कोई हथियार है। लेकिन ना तो कोई ऐसी व्यवस्थाएं थी और ना ही सुरक्षा कर्मी मुस्तैद थे। और यह भी कहा जाता है कि अगर सुरक्षा कर्मी वकीलों की जांच पड़ताल करते हैं तो उस दौरान कभी कभी झड़प भी हो जाती है और ऐसे में जो मेटल डिटेक्टर मशीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पहले तो जो आरोपी है वो कोर्ट के अंदर पहुंच जाता है, उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार तो कर लेती है, लेकिन इस
हत्याकांड में और कितने लोग शामिल थे, इसको पहचानने के लिए कहीं ना कहीं अब पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे तो थे, लग तो रहा था कि हो सकता है फुटेज के जरिए उस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाए कि जो हत्यारा है वो कब घुसता है, कब बाहर आता है और उसके साथ और कितने लोग थे। लेकिन अब इन सभी सवालों के जवाब शायद ही पुलिस ढूंढ पाएगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे तो थे लेकिन वो सभी वर्क नहीं कर रहे थे, यानी कि वो सभी संचालित नहीं हो रहे थे, वो बंद की स्थिति में थे। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल बड़ा है कि ये कहा जाता है कि यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, यूपी में कानून का राज कायम है। अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो भी जो भाजपा सरकार के तमाम मंत्री हैं और जो तमाम दिग्गज नेता है वो यही कहते हैं कि जैसे करनी वैसी भरनी, जिसने जो बोया वो वही काटेगा। लेकिन ये हक ना तो हमारा है, ना आपका है, ना ही किसी गैंग के अन्य आरोपी का है कि वो किसी हत्यारे को इस तरीके से कोर्ट परिसर के बाहर सजा दे, क्योंकि सजा देना न्यायालय का काम होता है। ऐसे में अब एक बार फिर से जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो एक बार फिर से हम रुक करते हैं सीधा आशुतोष का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, आप लगातार जो अधिवक्ता है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने बताया कि जो व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। आपने भी जिक्र तो किया कि गेट तो 3 है लेकिन सिर्फ 2 पर ही व्यवस्थाएं हैं। मेटल डिटेक्टर मशीन लगी तो है, दिखने में तो लग रहा है कि वो संचालित हो रही है, लेकिन क्या वाकई में वो चलती है मशीन? मैम जी बिल्कुल आपका कहना सही है, यहाँ पे मशीन तो लगी तो है, जरूर है, वहाँ पे सिपाही होमगार्ड भी बैठाए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें मशीन तो ना के बराबर यहाँ ना चलता है, ठीक ना। और उसके बाद कोई बड़ी घटना होती है या कोई बड़े मंत्री आता है या कोई बड़ा कोई जज आता है तो भी वहाँ मशीन चालू होता है तो चेक इन की जाती है। लेकिन यहीं पे सुरक्षा को लेकर अगर बात कर रहे थे हम कुछ ही लोग से, हम उनसे राय लेंगे क्या व्यवस्था आपकी तरफ की दी गई है और अगर सुरक्षा की यहाँ पे लगी गई है व्यवस्था तो उसकी क्या पूरी होनी चाहिए विकल्प को लेकर। आपके यहाँ गेट पे जो है मशीनें लगी हुई हैं सुरक्षा को लेकर, उसको लेकर क्या राय है, क्या कहना है? गेट पे जो मशीनें लगी हुई हैं वो जब प्रदेश के किसी कोने में किसी जिले में यदि कोई ऐसी घटना, बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, बड़ी घटना को वारदात हो जाती है, तब जाकर के जिला प्रशासन एक बार अपनी सक्रियता दिखाता है और 2 दिन 4 दिन 10 दिन की सक्रियता दिखाते हुए फिर अपने आप को डाउन हो जाता है। इसमें शासन की कोई गलती नहीं, इसमें जिले के एसपी महोदय की गलती है कि अपने जिस पुलिस वाले को ला करके गेट पे ड्यूटी में लगाते हैं, उनको सुरक्षा व्यवस्था तैनात करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे 10 दिन तक उनकी व्यवस्था रहती है वैसे ही व्यवस्था उनकी साल भर होनी चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी तो ऐसी ही कोर्ट में हर जगह प्रदेश के कोने कोने में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, होंगी। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर? यहाँ की व्यवस्था, योगी राज में कहा जाता है कानून व्यवस्था दुरुस्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इस पे क्या राय है आपकी? योगी राज में कानून व्यवस्था अच्छी चल रही है और चलेगी, लेकिन जिले की प्रशासन यदि सही हो जाए तो शासन भी अपना काम सही से कर पाएगा। शासन कितना भी दिशा निर्देश देता रहता है लेकिन जिले का शासन प्रशासन काम नहीं करता है और वही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था अपनी कामयाबी दिखाती रहे, सक्रियता दिखाती रहे तो शायद है कि ऐसी घटना को अंजाम दोबारा ना दिया जा सके, किसी भी अपराधी को बढ़ावा नहीं मिल सकता है। ठीक है आशुतोष, अभी आप लगातार बात करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब ये जानने का प्रयास करिए कि अब जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है इसको लेकर जो अधिवक्ता है वो क्या मांग उठा रहे हैं? जी बिल्कुल आपको हम जानकारी लेकर पूरी कोशिश करेंगे। अब ये बताइए वहाँ की जो कांड हुआ है वहाँ के मुजरिमों को लेकर अब क्या चाहते हैं, इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो हम लोगों की मांग है वो होना चाहिए, लागू होना चाहिए और इस पर शासन प्रशासन को बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई घटना कोर्ट कैंपस के अंदर घटित न हो। कोर्ट ऐसी जगह है या जेल ऐसी जगह है जहां पर आदमी अपने को सुरक्षित महसूस करता है। अगर कोर्ट में ही आदमी सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम पब्लिक या आम जो सड़क पर रोड पर लोग आ जा रहे हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है और जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया उसको कानूनी तरीके से कानून के अंदर उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह इनका यह कहना हो रहा है अगर कोर्ट के अंदर इंसान सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या सुरक्षित? बिल्कुल सही बात है। लोग आते हैं कोर्ट के अंदर अपनी न्याय की हक की लड़ाई करते हैं, अगर कोर्ट के अंदर ही ताबड़तोड़ कोई गोलियां चल जाती है या बम विस्फोट हो जाता है, ये वाकई बहुत बड़ी चित्त की घटना का वो एहसास है। इस पर संज्ञान लेना चाहिए बड़े से अधिकारी को। ठीक है आशुतोष, अभी आप एक अधिवक्ता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये सारी जिम्मेदारी जो जिले के एसपी हैं उनकी है व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना, लेकिन अगर वो एसपी एक्शन नहीं ले रहे हैं, यानी कि अगर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है तो फिर आखिर उस पर एक्शन कौन लेगा? उस पर तो शासन ही एक्शन लेगा ना।
ये भी जानने का जी प्रयास बिल्कुल आपका करिए। कहना जी बिल्कुल आपका कहना सही है। जिस तरह जो है यहाँ पे बड़े स्तर के, चाहे एसपी हो, चाहे एडिशनल हो या डीएम हो, जो कोई भी हो, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लगा तो देते जरूर है, लेकिन उनके नीचे जो छोटे कट के सिपाही हो गए, होमगार्ड हो गए, दरोगा हो गए, वो कुछ ही देर के लिए वहां पे ड्यूटी पे फरमान भी रहता है, फिर उसके बाद में जैसा लगता है फिर दोपहरिया हो जाता है या ठंडी का मौसम हो जाता है, फिर सो जाते हैं या नाश्ते पे चले जाते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था को लेकर कुछ टाइट देखने को नहीं मिलता कुछ जगहों पे। लेकिन देखिए आशुतोष, ये भी हम नकार नहीं सकते कि अगर लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो इन अधिवक्ताओं का अगर जांच करेंगे या इनकी सुरक्षा को लेकर के जब इनकी चेकिंग करेंगे, तो अमूमन अगर जो अधिवक्ता जल्दी में होते हैं उनमें नोकझोंक भी हो जाती है पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच। यही वजह है ना कि मेटल डिटेक्टर मशीन को लगाया गया है, ताकि जो झड़प भी ना हो और सुरक्षा भी मुस्तैद रहे। तो ऐसे में मेटल डिटेक्टर अगर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर इसके पीछे लापरवाही किसकी मानी जाए? अधिवक्ताओं से आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल आपका कहना सही है। अधिवक्ता यहाँ पे दीवानी आते तो हैं, तमाम तरीके मुजरिम भी आते हैं, उनके अन्याय के लेकर जो है लड़ाई भी लड़ते हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते चले, जिस अधिवक्ता जो है अपनी सुरक्षा के साथ यहाँ पे आते हैं, न्यायालय में बैठते हैं, अगर उनकी ही बात को यहाँ पे न रखा जाए फिर इसको जो है इसकी बड़ी निंदा है। इसी के साथ साथ अगर प्रशासन को भी इसमें जो है कहीं ना कहीं देखना चाहिए, हमारे जो छोटे स्तर के जो सिपाही होमगार्ड जो भी लगते हैं ड्यूटी पे, उनकी क्या वहां पे चल रही है ड्यूटियां और किस तरह की जो है वहां पे ड्यूटियां निभाई जा रही है, इसको जांच का विषय होना है और इसको देखना चाहिए जरूर। बड़े बड़े अधिकारी का आवागमन भी बना रहता है। हमको तस्वीरें दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि आखिर इस वक्त कोर्ट परिसर में कितने वकील से या लॉयर्स है मौजूद हैं। जी बिल्कुल आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं, पीछे ये दीवानी का जज का वो बना हुआ है, 2 से 3 मंजिला बना हुआ है। यहाँ पे सारे मुजरिम आते हैं, सबकी सुनवाई सुनी जाती है और ये दीवानी परिसर का पूरा ये चैम्बर बना हुआ है, लोग यहाँ पे बैठा करते हैं। यहीं से जो है लोग अपने जो है मुजरिम के साथ जाते हैं, वो न्याय की जो है लड़ाई करने के बाद जो है वो बाहर आते हैं न्याय दिलाने के बाद। ठीक है आशुतोष, अभी आपने 3 गेटों का जिक्र किया, अगर आपके आसपास कोई एक गेट मौजूद है तो आप उस गेट को पहले हमारे दर्शकों तक दिखाइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि जिसको लेकर ये दावा किया जाता है कि जो गेट्स है वहां पर सीसीटीवी है, मेटल डिटेक्टर मशीन है, तो क्या वाकई में वहां पर गार्ड है, जो सुरक्षा कर्मी? अगर आपके आसपास कोई गेट मौजूद है तो आप वहां जाकर के दिखाइए तस्वीरें वहां की। आशुतोष मैम बिल्कुल आपका कहना सही, यहाँ से गेट तो काफी दूरी है, लेकिन जो है आपको गेट का ही हमने वीडियो क्लिप बना के भेज दिया। आज जिस तरह वहाँ पे सुरक्षा चल रहा है, वहाँ पे चेकिंग चल रहा है, ऐसे ही चेकिंग बराबर लगातार चलता रहे, फिर कोई जो है बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन बिल्कुल आशुतोष, जाहिर सी बात है कि ये पूरा आज हत्याकांड हुआ है तो आज तो पुलिस मुस्तैदी से काम करेगी ही, वरना आज तो उनको जाहिर सी बात है कि अधिवक्ताओं का ज्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आशुतोष लगातार हमारे साथ बने हुए थे, उन्होंने वहां के कोर्ट परिसर की तस्वीरें हम तक पहुंचाई, जो अधिवक्ता है उनसे बात करने का प्रयास किया, ये जानने का प्रयास किया कि जो वहां की व्यवस्थाएं है वो कितनी दुरुस्त है, क्योंकि ये कांड भले ही लखनऊ के कोर्ट परिसर के अंदर हुआ है, लेकिन इसने पूरे प्रदेश की कोर्ट और अधिवक्ताओं की सुरक्षा पर एक सवाल खड़े किए हैं। तो अमूमन जितने भी जिलों के रिपोर्टर लगातार हमारे साथ बने हुए थे, फिर चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो या चाहे वो सुल्तानपुर ही क्यों ना हो, वहां की जो तस्वीरें सामने आई उसने यही दिखाया कि जो दावे किए जाते हैं और इन जमीनी हकीकत पे जब हमारे संवाददाता, जब हमारे सहयोगी पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया, तो सारे दावे फेल नजर आए, क्योंकि ना तो मेटल डिटेक्टर मशीन काम करती है, ना तो सीसीटीवी कैमरा काम करते हैं, और अगर कहीं पर पुलिस या जो अन्य पुलिसकर्मी मौजूद है वो भी मुस्तैद तो रहते हैं, लेकिन वो भी आराम फरमाते हुए नजर आते हैं। तो पूरे हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो सर्वोत्तम उपचार हो सकता है वो डॉक्टर्स के द्वारा किया जाए, और पूरा ध्यान दिया जा रहा है। KGMU एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं और बच्ची की स्थिति अभी स्टेबल है। बाकी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। क्या यहाँ KGMU परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, चूंकि शूटर यहाँ एडमिट है? हाँ, जब तक वो यहाँ पर है तब तक उसके उस विशेष वार्ड में अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था है, जिससे कि पुलिस अपना, जब भी वो रिलीव करते हैं तो पुलिस अपना काम करेगी। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो सर्वोत्तम उपचार हो
जो पुलिस है वो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या हत्याकांड होने के बाद पुलिस जागेगा? क्योंकि जब अतीक अशरफ हत्याकांड हुआ तो भी कहा गया कि अब सुरक्षा व्यवस्थाएं मुस्तैद हैं। क्या हत्याकांड का ही इंतजार यूपी पुलिस करती है? क्या यूपी पुलिस इसी का इंतजार करती है कि जब कोई वारदात हो जाए तभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए? और हैरानी की बात यह है कि अतीक अशरफ हत्याकांड ने भी पूरे प्रदेश को दहला दिया था, पूरे देश को दहला दिया था कि आखिर जब पुलिस की अभिरक्षा में जो आरोपी है वो सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में आप सोचिए कि आम जनता का हाल क्या होगा। जो कैसर बाग के बाहर जो जाम लगता है, जो आम जनता आती जाती है, सोचो उनकी व्यवस्था का क्या होगा। अभी तो ये सिर्फ गोलियां चली थी, लेकिन अगर इसी जगह बमबाजी की घटना हो जाती, अगर ज्यादा लोगों की मौत हो जाती या अगर ज्यादा लोग घायल होते तो आखिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्योंकि ऐसा नहीं है कि लखनऊ कोर्ट परिसर में बमबाजी की घटना नहीं हुई है। साल 2007 से लेकर 2012 के दौरान भी जो बमबाजी की घटनाएं इसी कोर्ट परिसर के अंदर हुई हैं, तब भी कहा गया था जो सुरक्षा है उसको टाइट कर दिया गया है, यानी कि दुरुस्त कर दिया गया है। साल 6 महीने तो व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती हैं, लेकिन जैसे ही ज्यादा समय बीत जाता है, जब लोग उस पूरे कांड को भूल जाते हैं, जब पूरी वारदात को भूल जाते हैं, तो फिर से एक बार जो ढर्रे पर हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो चलने लग जाता है और फिर लोगों की जान कहीं ना कहीं भगवान भरोसे हो जाती है। क्योंकि इस हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं अब लोग यही कह रहे हैं कि जो आम जनता की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भगवान भरोसे है कि जनता अब अपनी सुरक्षा खुद ही करें। ऐसे में अभी आपने देखा सुल्तानपुर, कानपुर के साथ ही लखनऊ से भी हमारे सहयोगी कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद थे, उन्होंने तस्वीरें दिखाई। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं आगरा का, जहां पर जीशान इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद, और हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आगरा का जो कोर्ट परिसर है वो आखिर वकीलों के लिए और आम जनता के लिए कितना सुरक्षित है। जीशान, देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हत्याकांड के बाद से आगरा पुलिस प्रशासन अलर्ट है और आगरा में पुलिस ने कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। आपको साफ तौर से दिखा दें, ये आगरा कोर्ट परिसर का 1 नंबर गेट है और यहाँ से जो आने वाले व्यक्ति हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, वहां पर स्कैन किए जा रहे हैं। वहीं पर अगर हम डॉग स्क्वाड की बात करें, बम डिस्पोजल टीम की बात करें, तो सभी टीमें यहां पर मौजूद हैं और मौके पर आगरा डीसीपी सिटी खुद निरीक्षण कर रहे हैं। कह सकते हैं कि आगरा में सुरक्षा की बात की जाए, अगर कोई ऐसा केस हो जाता है तो सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ साल की बात करें, 2021 में यहाँ पर बार काउंसिल की एक अध्यक्ष चुनी गई थी जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कुछ दिन बाद एक अपराधी भी यहाँ से दीवानी परिसर में फिरोजाबाद से पेशी के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ से जो पुलिस की सुरक्षा में, कोर्ट की परिसर में सुरक्षा में था, वो वहां से फरार हो गया था। कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो खड़ा होता है, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं, उन घटनाओं के बाद से जो जिले की पुलिस होती है वो कहीं ना कहीं एक्टिव तो हो जाती है, लेकिन घटना होने के कुछ दिन बाद फिर वही धरातल की अगर स्थिति की बात करें, फिर वही स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जीशान, अभी आपने जिक्र किया कि ये हत्याकांड भले ही लखनऊ के कोर्ट परिसर के अंदर हुआ, लेकिन इसका असर आगरा में भी देखने को मिला, जहां पर पुलिस मुस्तैद नजर आई। जो मेटल डिटेक्टर मशीन अब तो वो भी काम करने लगी। लेकिन क्या इस हत्याकांड से पहले, अगर एक दिन पहले ही हम चले जीशान, तो क्या वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं पाई गई थी जब एक दिन पहले की अगर हम तस्वीरों पर गौर करें तो? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो आज यहाँ पर आगरा पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था देखी गई है, मैं जो आगरा के जो दीवानी परिसर है, यहाँ के 4 गेट हैं और चारों गेटों पर आगरा पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। वहीं हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद है। हर एक व्यक्ति की आने वाले की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर अगर हम टीमों की बात करें तो कार हो या कोई बाइक हो, हर एक व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। लेकिन साफ तौर से कह सकते हैं कि जो लखनऊ में हत्याकांड हुआ उसके बाद से आगरा पुलिस एक्टिव हुई है। अगर हम आज से 2-3 दिन पूर्व की बात करें तो नॉर्मल सी चेकिंग यहाँ पर चलती है, लेकिन जो हत्याकांड हुई है उसके बाद से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं हर आने वाले व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। मौके पर सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर न्यायालय परिसर में है, हर जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। पार्किंग में भी जाकर हर गाड़ी को चेक किया गया है। जी देखिए जीशान, लोगों की सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर मशीन लगाई जाती है, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं फिलहाल आज आप देख पा रहे हैं कि मेटल डिटेक्टर मशीन या सीसीटीवी चल रहे हों? क्योंकि लगा तो दिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन वो चलते नहीं हैं। जब काम आता है तो ना तो पुलिस को सबूत मिल पाता है और ना तो वो मशीनें चलती हुई नजर आती हैं।
देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरीके की जो मशीनें हैं वो यहाँ पर लगी हैं, और अगर हम सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर दीवानी परिसर में लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ कैमरे तो सुचारू व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन कुछ कैमरे, अधिकतर जो कैमरे होते हैं वो खराब होते हैं। जब कोई घटना हो जाती है, अभी 2000, हम आपको पूर्व 2021 की अगर बात करें तो 2021 में आगरा परिसर में बार काउंसिल में दरवेश यादव नाम से एक महिला चुनी गई थी अध्यक्ष, और उनकी जो दरवेश यादव थी उनकी यही दीवानी परिसर में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से कुछ दिन बाद एक फिरोजाबाद का एक गैंगस्टर का अपराधी था, वो आगरा में पेशी के लिए आया था, तो वो मौके से फरार, मतलब पुलिस की अभिरक्षा में फरार हो गया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की भी बड़ी एक इसमें कमी रहती है, और अगर कोई घटना हो जाती है तो घटना के बाद पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव नजर आता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद जिशान। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए हमारे दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाने के लिए। देखिए, तो सुरक्षा के दावे फेल तो हो चुके हैं, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर हम आगरा की बात करें तो हमारे सहयोगी ने बखूबी जिक्र किया कि आगरा में अगस्त के महीने में साल 2021 की पूरी बात है, जब बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव को चुना जाता है। जब वो कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद होती है तो उनके हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, लेकिन उस दौरान भी वहां पर कोई व्यवस्थाएं नहीं पाई गई थी। तो आगरा भी कहीं ना कहीं हमारे इस पूरी जांच पड़ताल में फेल होता हुआ नजर आया है, क्योंकि हत्याकांड के बाद तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाती है, लेकिन अगर हम एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद फिर से अगर कोर्ट परिसर का जायजा लेंगे तो व्यवस्थाएं उसी ढर्रे पर चलती हुई नजर आएंगी कि मशीनें फिर खराब हो चुकी होंगी, सीसीटीवी कैमरा फिलहाल चलते नहीं होंगे। तो क्या किसी वारदात को अंजाम देने के बाद ये हमारी जो पुलिस है वो एक्टिव होगी, जो हमारी सरकार है उसका इन सब चीजों पर ध्यान जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम आपको बताएं तो संजीव माहेश्वरी जीवा की हत्या की गई है, बड़ा गैंगस्टर था, पूर्वांचल का बड़ा आरोपी था, और यह कहा जाता है कि कृष्ण राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी संजीव माहेश्वरी जीवा था। दरअसल कृष्णानंद राय वो दिग्गज नेता है जो कहा जाता है जानकारों के मुताबिक कि अगर वो होते तो प्रधानमंत्री भाजपा की तरफ से वही बनाए जाते, यानी कि प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार कृष्णानंद राय को बताया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि वो एक मंझे हुए नेता थे, और साथ ही ये भी कहा जाता है कि वो कैबिनेट मंत्री भी थे। तो ऐसे में कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी संजीव माहेश्वरी की हत्या कर दी जाती है। तो ये एक बड़ा सवाल है यूपी की कानून व्यवस्था पर, जिसको लेकर के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब वो दावे भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधा रुक करते हैं, मेरठ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो देखिए राजन, अभी आप इस वक्त कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है, और जाहिर सी बात है कि लखनऊ में जो हत्याकांड हुआ उसको लेकर अब मेरठ के भी पुलिस मुस्तैद हो चुकी होगी। आज तो मुस्तैद है पुलिस, क्या बीते दिनों या अगर हम 2-3 दिन पहले की तस्वीरों पर बात करें तो क्या इतनी मुस्तैदी से कोर्ट के बाहर पुलिस मौजूद थी? देखिए, बिल्कुल मेरठ की बात करूं तो मेरठ में कचहरी परिसर के चारों तरफ पुलिस की तैनाती भले ही रहती है, सीसीटीवी कैमरे भले ही चालू रहते हैं, लेकिन जो अपराधी हैं वो अपराध करने से बाज नहीं आते। वो पुलिस की मुस्तैदी में भी वो खुलेआम अपराध कर देते हैं। जैसे कि मैं अतीक अहमद की बात करूं, अशरफ की बात करूं, तो पुलिस का गहरा बना हुआ था। पुलिस सुरक्षा के बीच में उस आरोपी को लेके जाया जा रहा था, कुख्यात बदमाश को, अतीक अहमद को और अशरफ को। उन भीड़ के हिस्से में ही किसी ने चेहरा बन के युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी तरीके से कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। लखनऊ में कोर्ट के अंदर जज के सामने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के मौत के घाट उतार दिया। चाहे भले ही आरोपी को पकड़ लिया गया हो, लेकिन जो सवाल थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और वहीं अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ में चाहे मशीन भले ही लग जाए चेकिंग की, चाहे पुलिस की भले ही तैनाती हो जाए, लेकिन वो कुछ दिन बाद जब ये घटना घटती है, कोई अपराध हो जाता है उत्तर प्रदेश में, तो पुलिस बिल्कुल सतर्क हो जाती है। जहां ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ता है, वहीं पुलिस इस मामले में ढील बरत देती है और खुलेआम इस तरीके की घटना होती है। वहीं मैं जीवा की बात करूं तो जीवा का कनेक्शन मेरठ से निकलकर सामने आया। बंजी से 12 लाख रुपए में AK-47 खरीदी गई थी और 1300 कारतूस खरीदे गए थे। बंजी एक कुख्यात बदमाश है जो कि मेरठ की जेल में बंद है, और जीवा जो अब मट्टी में ढेर हो चुका है, जिसका कल एनकाउंटर कर दिया गया कोर्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे हैं, और मेरठ का जो कनेक्शन है उसको लेकर
पुलिस की टीमें और LIU अलग अलग जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, बिल्कुल राजन, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कोर्ट परिसर के अंदर वकील के भेष में एक आरोपी आता है और उस पूरे हत्याकांड को देता है, फिलहाल वो गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है। देखिए, अभी आपने बखूबी अतीक अशरफ हत्याकांड का जिक्र किया, लेकिन उसकी जांच में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो आखिर इस पूरे तरीके से हत्याकांड हो जाते हैं, लेकिन जांच तक जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम अतीक अशरफ हत्याकांड पर अगर हम बात करें, अगर डिटेल में बात करें, तो शाइस्ता परवीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, गुड्डम मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में क्या कर रही है यूपी की पुलिस? आखिर यूपी का पुलिस का जो इनपुट फेल्योर है वो इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बदमाश अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, क्योंकि जब ये एक बदमाश को पकड़ लेते हैं या एक बदमाश को मट्टी में मिला देते हैं एनकाउंटर के माध्यम से, या इस तरीके की घटना घट जाती है, उसके बाद में जांच कुछ दिन तो चलती है, उसके बाद में ये जांच ठंडे बस्ते में डल जाती है। जबकि प्रदेश सरकार का साफ तौर पर आदेश है कि इस तरीके के मामले को पुलिस गंभीरता से ले, जांच एजेंसी अपने स्तर पर जांच करे और किसी भी कीमत पर ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा जो इस मामले में लिप्त पाए जाते हैं। वहीं मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ पुलिस भी एक्टिव मोड पर नजर आई है जब जीवा हत्याकांड का मामला सामने आया, क्योंकि मेरठ कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ था। क्योंकि बंजी ने जो 12 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी 2 लोगों की हत्या करने के लिए, हालांकि उस AK-47 से और 1300 कारतूस जो खरीदे थे उससे हत्या तो नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस इस चीज को लेकर अलर्ट है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरीके की प्रदेश में जो हत्याओं का जो सिलसिला चल रहा है, कि भीड़ का चेहरा बन के, चाहे वो वकीलों का ड्रेस पहन के आए, चाहे वो पुलिस की ड्रेस पहन के आए, चाहे वो पत्रकारों के रूप में आए, तो इस तरीके की चीज जो सामने निकल कर आ रही है और खुलेआम गोलियों से बदमाशों को भून दिया जाता है और उनका आपराधिक इतिहास भी कुछ खास नहीं रहता। जैसे हम जीवा हत्याकांड की बात करें तो जीवा हत्याकांड में जो शूटर ने गोली मारी है उसका भी कुछ खास आपराधिक इतिहास नहीं है। वो छोटे मोटे मामलों में जेल जा चुका है, छोटे मोटे मामलों में उस पर मुकदमा दर्ज चुका है, चाहे वो कोरोना प्रोटोकॉल का हो, चाहे वो किसी लड़की से बातचीत का हो। तो फिलहाल कोई ऐसा आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन एक दिन कोर्ट के अंदर इस तरीके की ताबड़तोड़ फायरिंग करके वो एक बहुत बड़ा बदमाश बन जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि भीड़ का चेहरा बन के जो इस तरीके की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर आखिर कब तक अंकुश लग पाएगा, उस पर कब तक पुलिस लगाम लगा पाएगी? देखिए राजन, अभी आपने जिक्र किया कि जीवा का जो मेरठ कनेक्शन है उस पर खुलकर बात होने लगी है, लेकिन आज से पहले कभी भी किसी ने जिक्र नहीं किया कि जो जीवा है उसका मेरठ कनेक्शन भी है और उसने वहां से AK-47 जैसी खतरनाक बंदूकें खरीदी थी। तो अब उस पूरे जाहिर सी बात है कि उसने बंदूक खरीदी होगी तो गैंग वहां पर भी सक्रिय होगा। उस गैंग को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल जब लखनऊ में यह घटना घटी तो उसके बाद में प्रदेश की पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आए और सब अपने अपने स्तर से अलग अलग तरीके से करें। वहीं मेरठ का कनेक्शन सामने के आने के बाद में मेरठ पुलिस भी सतर्क है और अपने स्तर से जो जांच कर रही है उसमें निकल के ये तमाम चीजें आई है कि 12 लाख रुपए में AK-47 जीवा ने बंजी को दी थी और 1300 कारतूस दिए थे। हालांकि पुलिस जांच में वो भी बरामद कर लिए गए और बंजी इस वक्त मेरठ की जेल में बंद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्राइम टीवी का भी यही है और प्राइम टीवी के माध्यम से मेरा भी यही है और आम लोगों का भी यही है कि आखिर ये जो हत्याओं का सिलसिला है, जो बदमाशों को पुलिस कस्टडी के बीच में, कोर्ट के अंदर, सुरक्षा घेरों के बीच में इस तरीके से मार दिया जाता है, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि विपक्षी भी लगातार प्रदेश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि जो सरकार कुर्सी पे बैठकर जब प्रदेश की कुर्सी को काबिज हुई थी, जब प्रदेश की कुर्सी को संभाला गया था, तो यही बात कही थी प्रदेश सरकार ने कि सुरक्षा कड़ी चाक चौबंद रहेगी और किसी प्रकार की कोई आपराधिक इतिहास, चाहे वो किसी भी अपराधी का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन मिट्टी में मिलाने का तो काम किया जा रहा है, लेकिन ये शासन और प्रशासन नहीं करवा रहा है। ये हैरानी की बात है कि दूसरे गैंग के सदस्य करवा रहे हैं। धन्यवाद इस खबर पर राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि अब जीवा हत्याकांड के बाद उसका मेरठ कनेक्शन भी सामने आने लगा है, जिसको लेकर अब पुलिस जो गैंग वहां पर एक्टिव है उसकी भी धरपकड़ शुरू कर चुकी है। लेकिन क्या धरपकड़ जो है आरोपियों की वो किसी हत्याकांड के बाद की जाएगी? क्या जो आरोपियों की गिरफ्तारी है, क्या जो सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं, क्या उसकी भी जिम्मेदारी किसी हत्याकांड के बाद ही ली जाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के कोर्ट परिसर में यह हत्याकांड हुआ है उसको कहा जा रहा है कि ये कानून व्यवस्था पर एक बेहद ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब सत्ता पर काबिज हुए थे तो उनका यही वादा था जनता से, उनका यही दावा था जनता से कि अब प्रदेश में कानून का राज कायम होगा, प्रदेश में जंगल राज नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनके ये दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जंगल राज ऐसा कहा जा रहा है कि वापस लौट रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस की अभिरक्षा में, जिस तरीके से अतीक अशरफ हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, ठीक
उसी तरीके से ये भी हत्याकांड हुआ। बस दोनों में अंतर इतना है कि उस दौरान जो हत्यारे हैं वो पत्रकारों के भेष में आए थे, यानी मीडिया कर्मी के भेष में आए थे, लेकिन इस बार जो हत्यारा था वो वकील के भेष में आया था। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस के साथ ही जो हमारी कानून व्यवस्था और जो हमारी सरकार है उसको भी अब कानून लाने की जरूरत है, जिससे जो आम जनता है वो सुरक्षा का एहसास कर सके। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस